विज्ञान के प्रथम चैप्टर को जानना शुरू करेंगे। विज्ञान चैप्टर के अंतर्गत क्लास 10 में प्रथम चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं अपने आसपास हर रोज़ घरों के अंदर, घर के बाहर कुछ ऐसी क्रियाएं होते देखते हैं जिसमें क्रिया के बाद कुछ नए परिवर्तन होते हुए देखते हैं। जैसे घर में हम देखते हैं कि जब खाना बनता है तो हर खाने में अगर कोई सब्ज़ी बनती है तो उस सब्ज़ी में हम नमक डालते हैं और वो सब्ज़ी का जो स्वाद चेंज होता है, लेकिन वो नमक पानी के साथ मिल जाता है तो पता नहीं चलता है कि वो नमक गया कहाँ। और इसी तरह से ढेर सारी क्रियाएं घर के अंदर भी होती रहती हैं और घर के बाहर भी होती रहती है, जिसमें कोई दो पदार्थ आपस में मिलता है और मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो आप देखते हैं कि लोहा में जंग लग जाता है और लोहा में जो जंग लगता है जिसकी वजह से लोहे का रंग भूरा हो जाता है और यह रंग जो है वह रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को जानना है। तो बच्चों, हमें यह जानना है कि आखिर यह रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है और अगर होती है तो परिणाम में क्या प्राप्त होता है। तो नेचर ने, इस संसार में जितनी चीज़ों को बनाया है उस सारी चीज़ों में दो चीज़ों के मिलने के बाद एक नई चीज़ों के बनने का गुण दे रखा है। तो जब कोई दो चीज़ आपस में मिले और कोई नई चीज़ बन जाए तो उसको हम किताब की भाषा में, विज्ञान की भाषा में उसको हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप किचन के अंदर देखते हैं कि जब खाना बनाना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गैस जलाया जाता है। तो गैस पहले माचिस की तीली से जलता था, अब आप देखते हैं कि लाइटर से जलता है। तो जैसे ही लाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो गैस सिलेंडर से जो गैस निकलता है वो उससे निकलने वाले गैस को वह जला देता है और उससे ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसी तरह से बच्चे देखते हैं कि जब किसी लकड़ी को जलाया जाता है तो वो लकड़ी में भी आग पकड़ लेता है और लकड़ी की अवस्था चेंज हो जाती है, लकड़ी जल करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हम अपने आसपास देखते हैं और उस आसपास की क्रियाओं में हम यह देखते हैं कि कोई आपस में क्रिया करता है ऊष्मा के प्रेजेंस में, ऊष्मा की उपस्थिति में, कोई बिना ऊष्मा के उपस्थिति में भी आपस में क्रिया करता है। जैसा कि आप देखते हैं कि दिवाली के टाइम में घर पे लोग पेंट करते हैं और पेंट करते हैं तो चूना मार्केट से लाते हैं और उस चूने को जो वह बाल्टी के अंदर डालते हैं और पानी के साथ मिलाते हैं। तो जैसे ही आप देखते हैं कि पानी चूने के साथ जैसे मिलता है वैसे ही एक रिएक्शन शुरू होता है, एक क्रियाएं शुरू होता है और उसमें बहुत तेज़ी से खदकने लगता है और वहाँ पर ऊष्मा भी निकलता है। लेकिन जैसे ही वो चूना जल के साथ अभिक्रिया कर देता है और अभिक्रिया करने के साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इस तरह की अभिक्रियाएं हम अपने आसपास देखते हैं। इसलिए अब हम किताब की भाषा में यह जानें कि जो हमारी क्रियाएं हैं उसको किताब की भाषा में किस नाम से पुकारते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी क्रिया जैसे लकड़ी का जलना, कार्बन का जलना, गैस का जलना, लोहे में जंग लगना, तांबे का रंग काला हो जाना और इस तरह से कई प्रकार की क्रियाएं हम अपने आसपास देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये जान लें किताब की भाषा में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया
तो हम आम बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं दो पदार्थों के बीच होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बन जाता है, तो ऐसी क्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2 तीर का निशान CO2, C जिसको हम कार्बन कहते हैं, O2 जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और यह दोनों के बीच क्रिया हुई और ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक सवाल ये उठता है कि हम एग्जाम्पल में C+O2 और तीर का निशान CO2 लिखे, तो यह आपके लिए एकदम नया है। यह नया इसलिए है क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में हम इस तरह से बोलेंगे, लेकिन इसको सिंबल दिया गया है, सूत्र दिया है। सूत्र के रूप में इसलिए लिखा जाता है ताकि लोग कम जगह में आसानी से किसी भी चीज़ को प्रदर्शित कर सकें, और ऐसे लिखे हुए रूप को ही हम कहते हैं समीकरण, या इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होगी उसको वैज्ञानिकों ने संक्षेप में लोगों को आसान तरीके से याद रखने के लिए ही यह रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम आगे फिर जानेंगे। तो इसी तरह से दूसरा हम समीकरण लिख सकते हैं H2+Cl2 तीर का निशान 2HCl। अब यहाँ पर यह हाइड्रोजन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, दूसरा क्लोरीन है और इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब इसी तरह से अब अगर हम देखें कि आप संगमरमर देखे होंगे, संगमरमर का टुकड़ा, और ये जो संगमरमर का टुकड़ा है जिसको हम CaCO3 कहते हैं, और इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद यह हमारे पास दो प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम संगमरमर कहते हैं, और इस संगमरमर को अगर हम गर्म करेंगे तो ये हमको कैल्शियम ऑक्साइड देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने आसपास बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं
और उस घटना में ये देखते हैं कि या तो दो चीज़ आपस में मिले और मिल करके नई चीज़ बनाए। अब इसमें जब हम इस तरह की क्रिया को देखते हैं तो इसमें कुछ और भी बातें सामने नज़र आती है कि जब दो चीज़ आपस में मिलते हैं तो उसके अवस्था में चेंज आ जाता है, जब दो चीज़ आपस में मिलते हैं तो उसके रंग में चेंज आ जाता है, और जब दो चीज़ मिलते हैं तो वह ऊष्मा भी उत्सर्जित करने लगती है और उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आ जाता है। तो इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है जिसे हम आगे भी चर्चा करेंगे। अब आइए, तो यहाँ पर जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तो उसके लिए भी साइंस में, केमिस्ट्री में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और वो वर्ड इस्तेमाल है, उस वर्ड को हम अभिकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दो भाग ले रहा है और यहाँ पर ये संगमरमर भाग ले रहा है। कोई ऐसा पदार्थ जो किसी भी क्रिया में भाग लेता है उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है और उस वर्ड को अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक जिसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। तो अब एक सवाल ये बनता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकर्मक कहते हैं, और फिर जब बनता है तो उस बनने वाले पदार्थ को भी एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको हम प्रतिफल या इसको उत्पाद कहते हैं और जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब आइए हम अगले इसी परिभाषा से दो और बार लिख सकते हैं कि अभिकर्मक किसे कहते हैं, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट तो क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकर्मक कहलाता है। अभिकर्मक कहलाता है। जैसे कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। C+O2 तीर का निशान CO2। इस अभिक्रिया में C तथा O2 अभिकर्मक है। तो हमने एक नई बात ये जाना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम अभिकर्मक के नाम से भी पुकारेंगे। तो इस तरह से अब हम इसके बाद अब हम आगे जो दूसरा हमारा इस रासायनिक अभिक्रिया से निकल के आया कि उत्पाद किसे कहते हैं या उसको हम
प्रतिफल किसे कहते हैं, ये दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब आइए उत्पाद या प्रतिफल, जिसको प्रोडक्ट भी कहा जाता है, तो हम लिख सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। अब देखिए, इसको भी हम जैसे में समझ सकते हैं। 2Mg प्लस O2 2MgO। अब देखिए यहाँ पर यह एक रिएक्शन आपको दिखाया गया जिसमें मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम धातु को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो यह जो बनने वाला पदार्थ है उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं और बनने वाले पदार्थ को ही हम उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब आइए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राचीन काल में हमेशा कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती थी तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था या वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता था और जिसको लिखने में काफ़ी समय खर्च हो जाता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि जिस भी पदार्थ की क्रियाएं कराई जाती है उस पदार्थ के जो नाम है उस नाम का जो पहला अक्षर है उस पहले अक्षर के सिंबल को इस्तेमाल करके अगर हम उस रासायनिक अभिक्रिया को लिख दें तो हमारा समय भी बचत होगा और लोगों को आसानी से समझाया भी जा सकता। तब इस बात को प्रस्तुत करने के लिए ही एक नए वर्ड का फिर इस्तेमाल किया गया और वो जो नया वर्ड है उसको रासायनिक समीकरण कहा गया या उसको केमिकल इक्वेशन कहा गया। तो अब आइए अब हम लोग इस वर्ड को जान लें, रासायनिक समीकरण, जिसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन, तो इसकी परिभाषा भी हम दे सकते हैं और इसकी परिभाषा के रूप में हम क्या बताएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो अभिकर्मक है और जो उत्पाद है उसको संकेत या सूत्र के द्वारा जब हम निरूपित करेंगे तो वैसे निरूपित जो संकेत और सूत्र है उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक एवं
उत्पाद को जिस संकेत या सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो अब आइए कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके लिए शब्द और वाक्य का पहले इस्तेमाल किया गया और फिर उस शब्द के पहले अक्षर का इस्तेमाल करके रासायनिक समीकरण लिखा गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसे हम सबसे पहले शब्द के रूप में इसको अलग अलग कर लें। कार्बन प्लस वायु में ऑक्सीजन गैस जलाती है इसलिए ऑक्सीजन लिखेंगे और फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आइए कि ये जो कार्बन है इसका पहला अक्षर C है, ऑक्सीजन का भी पहला अक्षर O होता है और सिंबल O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कुल मिलाकर ये जो शब्द में हम जो समीकरण को लिखे इसको हम शब्द समीकरण भी कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं और नीचे जो लिखे हैं इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये जो शब्द समीकरण इसलिए लिखा गया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि जब शब्द लिखा रहेगा तो उसके पहले अक्षर से उसका सिंबल निकाला जा सकता है, जिसे आप पहले से आपको मालूम है कि जितने भी प्रकृति में खोजे हुए तत्व हैं उस तत्व का सिंबल उसके नाम के पहले अक्षर या दूसरे अक्षर से उसको इंडिकेट किया जाता है, या कुछ ऐसे तत्व हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है। तो अधिकांशतः जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं और उस पदार्थ के जितने परमाणु हैं वो परमाणु किसी सिंबल के द्वारा इंडिकेट होते हैं और वह सिंबल भी हमको रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो अभी हमने सबसे पहले एक कथन लिखा, एक वाक्य लिखा जिसमें ये आपको बताया गया कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब जब हम इस लिखावट को देखते हैं तो लिखने में भी हमारा अधिक समय व्यर्थ होगा और पहले वाक्य के बनिस्बत जब हम दूसरे लाइन पे आते हैं तो देखते हैं कि हम तीन
शब्द में हमारा पूरा कहानी लिखा गया। लेकिन फिर अगर हम तीसरे लाइन को देखते हैं तो यहाँ पर और भी कम काम करना पड़ा रासायनिक समीकरण को लिखने के दौरान। तो इसलिए रसायन शास्त्र के अंदर वैज्ञानिकों ने इस बात का हमेशा प्रयास किया कि कम समय में हम अधिक से अधिक जानकारी को हासिल कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। नहीं तो ये जितनी भी संसार की जो क्रियाएं हैं, अगर उसको हम शब्दों के रूप में या वाक्यों के रूप में लिखते या लिखा हुआ होता तो लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही यह रासायनिक समीकरण आया। अब रासायनिक समीकरण को लिखने का उद्देश्य कुछ और भी उद्देश्य था कि जब दो कोई अभिकर्मक आपस में मिल रहा है और एक नया उत्पाद बन रहा है तो उसमें कुछ नियम का भी पालन, रासायनिक संयोजन के नियम का भी पालन हो। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो, स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो, गुणित अनुपात के नियम का भी पालन हो। वो उस नियम को ध्यान में रखते हुए ही ये रासायनिक समीकरण को लाया गया। अब ये जो रासायनिक समीकरण है इसको कहा गया कि दो रूपों में रासायनिक समीकरण इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु की संख्या अगर असमान हो, दोनों बराबर नहीं हो, तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड और इस्तेमाल हो सकता है जिसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसको हम एक रिएक्शन से ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं Mg प्लस O2 तीर का निशान MgO। अब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और अब देखिए यहाँ पर Mg की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। लेकिन जब ये उत्पाद बना रहा है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अगर इस तरीके से अगर कोई समीकरण लिखा रहता है तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु की संख्या सेम ना हो। दोनों, अगर यहाँ एक मैग्नीशियम का एक परमाणु भाग ले रहा है, यहाँ भी एक है, ये दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु दिख रहा है, तो ऐसे समीकरण को हम जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है या स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि दोनों मिलने वाला और बनने वाले का अनुपात फिक्स होना चाहिए। दोनों एक निश्चित अनुपात में, अगर द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए और भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या भी सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए एक नियम बताया गया ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा कि आप उसको संतुलित कीजिए और संतुलित करके दोनों तरफ परमाणु की संख्या सेम ले आइए। अगर दोनों तरफ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक में भाग लेने वाले परमाणु और बनने वाले उत्पाद में परमाणु की संख्या अगर एक जैसी होगी, तब जो ऐसा जो समीकरण होगा, ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए इसमें Mg की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर भी Mg की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2। जब ये दोनों सेम हो जाएगा,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तब ऐसा समीकरण ही हमको संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा।